क्लास 8th के लिए क्रॉप मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन, इस चैप्टर के लिए आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ और मेरी कोशिश है कि आपको समझ में आए। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, आपको मालूम है कि एंशिएंट टाइम में 10,000 बीसी के लगभग लोग खानाबदोश होते थे। नोमैडिक मत मीन्स खानाबदोश, यहाँ वहाँ अपने फूड और शेल्टर के लिए घूमते थे। रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल और यहाँ तक कि एनिमल्स के हंटिंग का भी उनको करना पड़ता था फूड के लिए। और किसी को वो यहीं से एग्रीकल्चर वर्ड जो है वो इन्वेंट हुआ। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कृषि, खेती। आप जानते हैं भारत एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, यानी यहाँ ये कृषि प्रधान देश है। यहाँ सारी चीजें खेती पे ही निर्भर करती हैं। Crop. When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on large scale, it is called crop. एक दो नहीं, जब लार्ज स्केल पे जैसे वीट होता है, बहुत सारे वीट के प्लांट होते हैं, तो वो पूरा फील्ड जो है वो वीट उगाता है और उसे क्रॉप कहते हैं। इसी तरह से बहुत सारे क्रॉप्स हैं जो हमारे इंडिया में उगाए जाते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि अलग अलग सीजन में किस तरह से क्रॉप्स उगाए जाते हैं। क्रॉप्स के मैनेजमेंट के लिए, क्रॉप्स को उगाने के लिए बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और हम अभी थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं। अब जैसे मैंने कहा कि खरीफ और रबी दो क्रॉप्स। खरीफ जो क्रॉप्स है उसके बोने का जो सीजन है वो रेनी सीजन होता है, यानी जनरली फ्रॉम जून से सितंबर तक। और पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सारे जो है खरीफ में आते हैं। इसी तरह से रबी जो है विंटर सीजन में होते हैं, जनरली अक्टूबर से मार्च के बीच में। और वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, ये सारे जो है वो रबी क्रॉप्स में आते हैं। तो सीजन के अनुसार ये अलग अलग, क्योंकि क्रॉप्स की जो रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो वाटर की रिक्वायरमेंट हो, वो अलग अलग होती है। और इन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये दो सीजन, और दोनों सीजन में अलग अलग क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। जहां तक बात रही बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, तो क्या क्या चीजें करनी पड़ती है। एक तो सॉइल प्रिपेयर करना पड़ता है, फिर सोइंग करना पड़ता है, सीड्स बोने पड़ते हैं, फिर उसमें मैन्यूर फर्टिलाइजर देना पड़ता है, इरिगेशन करना पड़ता है, प्रोटेक्शन करना पड़ता है, हार्वेस्टिंग, और लास्ट में पॉइंट आता है कि उसे सही रूप से स्टोरेज भी करना पड़ता है। अब जो ये प्रैक्टिसेज हैं अलग अलग, इन्हें देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो सॉइल प्रिपेयर का मतलब होता है कि सॉइल को लूजन कर देना। और टिल्टिंग, प्लफिंग एक ही चीजें हैं। तो उसे हम सॉइल को लूजन करते हैं ताकि उसमें सीड्स या जो मैन्यूर डालते हैं या जो हम इरिगेशन करते हैं वो अच्छी तरह से प्लांट तक पहुंच पाए। और इसके लिए फिर हम पहले प्लॉटिंग करके और फिर उसका लेवलिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेवलर। अब ये जो दो चीजें आप देख रहे हैं, एक एंशियंट टाइम की चीजें हैं, अभी भी होते हैं कहीं कहीं, और ये अब एक मॉडर्न एज का समय है जहाँ पे कि हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। पॉपुलेशन बढ़ता है तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स की भी जरूरत होती है। जहां तक बात है सॉइल के प्रिपरेशन की, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो होता है वो ब्लफिंग और ग्राउंड का लेवलिंग ही होता है। इन दोनों का अगर सही से ख्याल रखा जाता है, सही रूप से ब्लफिंग किया जाता है, तो वहां से फिर क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है वो जितना हम चाहते हैं उसके अनुसार से अवेलेबल हो सकता है। एक एक जो स्टेप्स होते हैं वो यहाँ समझने की चीज है, और एक एक स्टेप्स को किसान जो फार्मर हैं वो बड़े ध्यान से करते हैं। जिस तरह से हम लोग अपना वर्क करते हैं वैसे ही फार्मर का ये वर्क है, और वो बड़े ध्यान से हर एक प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट, अब देखिए मैंने आपको जैसा बताया कि प्लफ यानी कि
खेतों को प्लफिंग करने में, जोतने में, उसमें कई सारी चीज़ों का अ देखना पड़ता है। सॉइल का टिल्टिंग है, फर्टिलाइज़र ऐड करना है, फिर उसमें म जो वीड्स हैं वो निकालने हैं। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर, तो जो आप 2 तरफ के देख रहे हैं, ये प्लफिंग करने के लिए, तो इसमें पहले आप जानते हैं ट्रेडिशनल वे है, उसमें वुड का यूज़ किया जाता था और थोड़ा आयरन होता था आगे, जिससे कि सॉइल को लूज़न किया जाता था। One pair of bulls and a man can easily operate the plough। तो देखिए मैन पावर तो लगता है ना, उस मैन पावर के साथ-साथ समय भी लगता है। तो ये ट्रेडिशनल वे है जहाँ पे कि बीम का यूज़, बुल्स का यूज़, मैन का यूज़, इन सब का यूज़ होता था। लेकिन मैंने जैसा कहा आपको कि टाइम पीरियड इसमें मायने रखता है और टाइम पीरियड ज़्यादा लगता था। अदर एनिमल्स जो बुल्स के अलावे हॉर्सेस के भी, कैमल्स के भी, वो जगह-जगह पे जैसी उपलब्ध, जैसा उनका अवेलेबिलिटी होता है, वैसा यूज़ वो करते थे। अब देखिए, हू एंड कल्टीवेटर। हू, इट इज़ अ सिंपल टूल व्हिच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स। वीड्स को रिमूव करने के लिए या सॉइल को लूज़ करने के लिए इसका यूज़ होता है। और कल्टीवेटर, जो प्लॉफिंग जो होता है, ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर, द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। अभी बताया आपको मैंने कि लेबर भी लगना, मेहनत भी लगना और ऊपर से समय भी लगना। तो ये जो अब टेक्नोलॉजी जैसे-जैसे आगे आ गई है, तो इन चीज़ों का थोड़ा हमें आसानी से अवेलेबिलिटी हो जाती है, टाइम कम लगता है और प्लॉफिंग का काम बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। कल्टीवेशन अच्छी तरह से हो जाता है। तो ये जो 2 मेथड आप देख रहे हैं, 2 जो इक्विपमेंट आप देख रहे हैं, तो इन सब का यूज़ करते हैं। शोइंग, शोइंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जब आप बोएंगे सीड्स को, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और फार्मर प्रेफर टू यूज सीड्स व्हिच गिव हाई यील्ड। पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो ज़्यादा क्रॉप की ज़रूरत होगी। अच्छी क्वालिटी का, जो हाइब्रिड है या अच्छी क्वालिटी के हैं, उनका उनकी ज़रूरत है। तो सोइंग में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अब मैंने अभी बताया आपको, ट्रेडिशनल टूल का यूज़ तो करते ही हैं। द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली, जो पहले यूज़ होता था फॉर सोइंग सीड्स, इज शेप्ड लाइक अ फनल। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल। फनल में फीड कर दिए जाते थे और फिर जैसे-जैसे कल्टीवेशन होता था, तो वो पूरे खेतों में उसको उसका छिड़काव एक तरह से उसको डाल दिया जाता था। अब लूज़न सॉइल है, तो उसके अंदर जो है वो सीड्स चले जाते। These ends pyres into the soil and place seeds there। तो ट्रेडिशनल टूल्स हमारे पास ये सीड ड्रिल्स। Nowadays the seed drills is used for sowing with the help of tractor। ट्रैक्टर वगैरह जो है उसका यूज करके अब सीड ड्रिल्स का यूज होता है। और इससे क्या होता है, ये एक तो डैमेज जो है वो उसको रोकता है। और दूसरी बात ये कि टाइम और लेबर को भी होता ही जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी यूज़ होता है। और दूसरी बात ये कि दिस टूल शोज़ द सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र बहुत ज़रूरी है। मैन्यूर जो होते हैं वो, उसमें न्यूट्रिएंट्स अच्छे अमाउंट में होते हैं। और फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो फैक्ट्री वगैरह में बनाए जाते हैं। तो मैन्यूर का इतना ऑर्गेनिक रूप में उसको इतना नेचुरल रूप में बनाना बहुत मुश्किल है इतने कल्टीवेशन के लिए। तो फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र एंड मैन्यूर। फर्टिलाइज़र इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं, मैन्यूर नेचुरल सब्सटेंस के होते हैं, अभी बताया मैंने आपको। फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज़ बट मैन्यूर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। मैन्यूर घरों में भी इकट्ठे करके उसको या फील्ड में बनाए जाते हैं। फर्टिलाइज़र डज़ नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस। कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता, जबकि मैन्यूर ह्यूमस प्रोवाइड करता है। फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ये हमारी आवश्यकता के अनुसार, जैसे खेत में, फील्ड में जिस टाइप की ज़रूरत है, उस टाइप का हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। बट मैन्यूर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। देखिए, लोग कहते हैं ना फ़ायदेमंद तो मैन्यूर होता है, इसमें ज़्यादा हार्मफुल हानिकारक चीज़ें नहीं होती हैं। बट फर्टिलाइज़र जो है वो फील्ड के अनुसार से आप एडॉप्ट कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र जो है वो फील्ड के अनुसार होते हैं।
Advantage of manure: the organic manure is considered better than fertilizer. This is because it enhances the water holding capacity of the soil. इसलिए जरूरी है. It makes the soil porous, due to which exchange of gases becomes easy, and it increases the number of friendly microbes. Also, it improves the texture of the soil. तो मैन्योर तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा है, लेकिन इतने सारे क्रॉप्स के लिए मैन्योर अवेलेबल करना और इतने सारे फील्ड के लिए अवेलेबल करना, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो वो एक समस्या तो जरूर है. इसीलिए यूज किया जाता है फर्टिलाइजर. इरिगेशन: द सप्लाई ऑफ वाटर क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन. पानी डालना. द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप. अलग अलग सीजन के अनुसार से कितना रिक्वायरमेंट होगा वाटर का, वो सब क्रॉप्स का के ऊपर डिपेंड करता है. इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर. समर में जो कि एवापोरेशन ज्यादा होता है, तो वाटर की जो रिक्वायरमेंट है क्रॉप्स को वो ज्यादा होती है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा इरिगेशन भी करना पड़ता है. ट्रेडिशनल मेथड जो है वो मोट और चैन पंप का यूज होता था. आप देख रहे हैं डायग्राम में कि अलग अलग जो प्रोसेस है वो ट्रेडिशनल मेथड है, ये पुराने समय में यूज होते थे. लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कह रहा हूँ कि ट्रेडिशनल वे में टाइम ज्यादा लगता था, मेहनत ज्यादा लगता था, और अब का जो वे है उसमें टेक्नोलॉजी के बेस पे ज्यादा टाइम नहीं लगता, ज्यादा मेहनत नहीं लगता. और मोट और चैन पंप जो है वो ट्रेडिशनल मेथड के एग्जाम्पल है. ये भी आप देख रहे हैं ना, डेकली और राहत, ये भी ट्रेडिशनल वे के ही है. राहत में जो है वो यूज होते थे एनिमल्स वगैरह, और ढेकली जो है, ढेकली एक तरह का कुएं से पानी निकालने के लिए. पीछे आप देख रहे हैं बड़ा सा जो वो है वेटेड होता था, जिससे कि आसानी से हम एक बार उसको डाउन करके और फिर बाल्टी से पानी निकाल के और फिर उस पानी को हम इरिगेशन के लिए डाल दिया करते थे. तो ये सारे जो है वो ट्रेडिशनल वे है. ट्रेडिशनल वे का मतलब जो पुराने समय में फार्मर यूज करते थे वो है. अब इन्वेंशन तो समय 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 पे होता ही रहता है. मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन. अब देखिए, स्प्रिंकलर सिस्टम. सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड. जहाँ पे अनइवन बराबर लैंड नहीं होती है, वहां पे वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, तो वहां पे स्प्रिंकलर होता है ताकि थोड़ा थोड़ा पानी खत्म हो. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzle. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. जैसे बारिश हो रही है ना, वैसे स्प्रिंकल होकर के क्रॉप्स के रूट्स पर पहुंचते हैं. ये क्रॉप से पहुंचते हैं. ड्रिप सिस्टम जो ड्रिप सिस्टम तो भाई वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप. ड्रिप सिस्टम में ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर फॉल होते हैं, एंड जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट्स. एकदम बिल्कुल जहाँ पे पानी बिल्कुल कम होता है, वहां पे पानी बचाने का कार्यक्रम जो है वो ड्रिप सिस्टम से होता है. और ड्रिप सिस्टम में बिल्कुल प्लांट के रूट्स पे पहुंच जाए, यहाँ वहां ना जाए, ताकि पानी बर्बाद ना हो. इट इज अ बोन इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर. जहाँ पे भाई क्रॉप्स को हर जगह चाहिए ना, क्रॉप्स तो ग्रो कर दें, लेकिन जो इरिगेशन के लिए, अब क्योंकि वाटर ही नहीं है, टेक्नोलॉजी कितना भी रहे, वाटर नहीं है तो क्या होगा. प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. अब वीड्स क्या होते हैं? वीड्स अनवांटेड प्लांट होते हैं जो क्रॉप्स के साथ साथ ग्रो कर जाते हैं. अब क्या करेंगे, वो हिस्सेदार हो जाते हैं क्रॉप्स के. वो क्रॉप्स के लिए आप जो फर्टिलाइजर देंगे, मैन्योर देंगे, जो भी देंगे, उसमें वीड्स भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं. तो उनको हटाना जरूरी है क्योंकि अनवांटेड प्लांट होते हैं. तो इसके लिए वीडिंग इज नेसेसरी सिंस weeds compete with the crop plant. Thus they affect the growth of the crop. तो इन weeds को हटाने के लिए अलग अलग प्रोसेस यूज होते हैं. जैसे हैंड पिकिंग भी होता है ना, गांव में उसको केरोनी वगैरह कहते हैं. तो वो, और farmer adopt many ways to remove weeds and control their growth. Tilting before sowing of crops. मैंने आपको बताया कि अपरूटिंग कर दें बाय हैंड, या फिर वेडिसाइड्स का यूज, जैसे 2,4-D एग्जांपल है वेडिसाइड्स का. तो इन सब का आप यूज कर सकते हैं वीड्स को केमिकली खत्म करने के लिए.
these are sprayed in the fields to kill the weeds. तो weeds को हटाने के लिए जो यूज होते हैं, जो केमिकल्स यूज होते हैं, दैट इज कॉल्ड वीडिसाइड्स। और वीड्स क्या होते हैं बेटा? जो अनवांटेड प्लांट होते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। अब सब कुछ हो गया, अब क्या होगा? उसका हार्वेस्टिंग, कटाई होगी। और जब हार्वेस्टिंग होगी तो उसमें भी ट्रेडिशनल वे होते थे पहले। पहले ट्रेडिशनल वे में 3-3 महीने लगभग सर्विस क्रॉप के लिए लग जाते थे। और जैसे जैसे वो कटने लायक होते हैं, हार्वेस्टिंग के लायक होते हैं, वैसे वैसे उसमें काम किया जाता है। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली और बाय मशीन। पहले मैनुअली ही होता था, अब मशीन से होता है। मशीन से अब थ्रेशिंग वगैरह का यूज करते हैं, उसमें थ्रेशर का यूज करते हैं, प्रोसेस थ्रेशिंग कहलाता है। अब उसमें समय कम लगता है। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन कहते हैं या थ्रेशर कहते हैं, व्हिच इज इन फैक्ट अ कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। इसमें कि दोनों होते हैं, हार्वेस्टर भी और थ्रेशर भी। यानी हार्वेस्ट काट भी देना उसको और उसको फिर साफ भी कर देना, थ्रेशिंग भी कर देना। तो दोनों प्रोसेस जो है वो अब यूज होते हैं। ट्रेडिशनल वे भी अभी अभी कहीं कहीं यूज होता है। फार्मर विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू सेपरेशन ऑफ ग्रेन। जब काट लेते हैं, थ्रेशिंग कर लेते हैं, तो सेपरेशन करने के लिए विनोइंग करते हैं किसी सामान में लेकर के। और जब हवा चलती है तो ऊपर से उसको गिराते हैं। ऊपर से गिराने पे क्या होता है? हवा में जो हस्क है वो तो उड़ के दूर चला जाता है और जो ग्रेन है वो नीचे जमा हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम विनोइंग कहते हैं। और विनोइंग तो सेशन में भी होता है। तो वहाँ पे चूँकि नेचुरली जो है वो बाय मशीन जो है वो सारा प्रोसेस हो जाता है। उसके लिए किसी प्रकार के हवा की ज़रूरत वैसी नहीं होती है, जैसा उसमें वेट करना पड़ता है। स्टोरेज, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भई, हार्वेस्टिंग भी हो गया। अब हार्वेस्टिंग होने के बाद उसका स्टोरेज भी तो होना चाहिए, नहीं तो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है, मॉइस्चर है, इंसेक्ट है, रोडेंट्स हैं, रैट्स हैं, ये सारे जो है नुकसान पहुँचाएँगे। तो द फ्रेश क्रॉप्स हैज़ मोर मॉइस्चर, और फ्रेश क्रॉप्स होते हैं तो मॉइस्चर भी ज़्यादा लगते हैं, तो उसमें माइक्रोब्स वगैरह ग्रो होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो इन स और जर्मिनेशन भी हो सकता है, तो इनको बचाना भी पड़ता है। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स। अलग-अलग टाइप के पहले जो है वो कोठी कहते थे गाँव में। तो इन सब चीज़ों में स्टोर किया जाता था। और साथ के साथ उसमें जो है कुछ दवाएँ दे दी जाती थी ताकि रैट्स और इंसेक्ट से वो दूर रहे। तो पेस्ट कंट्रोल भी करना बहुत ज़रूरी होता था। फार्मर स्टोर ग्रेन्स, तो ये ग्रेनिंग है, सिलॉस है और ग्रैंडीज़ है। अ, जहाँ पे कि जो फार्मर है वो अपने ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। अब बात आती है फूड फ्रॉम एनिमल्स की। तो भई अभी हमने क्रॉप्स की बात करी, अब एनिमल से भी तो फूड मिलते हैं ना। जैसे लोग जो है, पहले हमने पढ़ा कि चाहे मिल्क लेना हो या फ्लेश लेना हो, मीट लेना हो, तो इन सब के लिए, या एग्स है, तो इन सब के लिए लोग जो है अब क्या करते हैं, रेयर करते हैं पालतू एनिमल, जिसको हम पेट एनिमल्स कहते हैं। खास करके जो हैंड वगैरह होते हैं, तो उनको पालने का, उनको शेल्टर देने का, केयर करने का, प्रॉपर फूड देने का और फिर उससे फूड गेन करने का, ये प्रोसेस एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। तो ये स्टेप्स होते हैं, जैसे उसमें स्टेप्स होते हैं ना क्रॉप्स में, वैसे ही यहाँ भी स्टेप्स होते हैं। यहाँ भी प्रॉपर तरीके से सैनिटेशन करना पड़ता है, प्रॉपर तरीके से ध्यान देना पड़ता है और प्रॉपर तरीके से एनिमल्स के जो जैसे पोल्ट्री फार्म वगैरह होते हैं, देखना पड़ता है। तो हमने क्या सीखा? In order to provide food to our growing population, we need to adopt certain agricultural practices. Same kind of plant grown and cultivated at a place constitute a crops. In India, crops can be broadly categorized into two types, Rabi and Kharif crops. It is necessary to prepare soil by tilting and leveling, and ploughs and levelers are used for this purpose. Showing of seeds at appropriate depth and distances give good yield. तो हमने ये सारी बातें इस चैप्टर में क्रॉप्स के अंदर सीखा है। क्रॉप्स में जो भी टॉपिक्स हैं, उनको आप बड़े अच्छे से अब समझ चुके होंगे। और ब्लॉफिंग से लेकर के मैन्योर, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, उसके सीजन क्या होते हैं,
किस सीजन में ग्रो होते हैं, और इन सब के अलावे सॉइल नीड्स रिप्लेसमेंट एंड एनरिचमेंट थ्रू द यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर हमने सीखा। वाटर का सप्लाई अप्रोप्रिएट अलग अलग क्रॉप्स के लिए अप्रोप्रिएट इंटरवल पे इरिगेशन कहलाता है। वीडिंग इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स एंड हार्वेस्टिंग इज कटिंग द मैन्यूर क्रॉप मैनुअली और बाय मशीन। और साथ के साथ हमने देखा स्टोरेज भी पेस्ट और ऑर्गेनिज्म से बचाने का, और फूड जो एनिमल से गेन होते हैं और जो एनिमल का हम प्रोटेक्शन करते हैं या एनिमल का हम जो देख रेख करते हैं, उस प्रोसेस को हम एनिमल हस्बेंड्री करते हैं। तो कई सारी चीजें हमने इस क्रॉप्स के प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के चैप्टर में हमने पढ़ा, देखा। और ये सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, किताबी ज्ञान नहीं है। जब आप प्रैक्टिकली कभी जाते हैं गांव खेत वगैरह में, तो वहां इनको प्रैक्टिकली भी देखने की चीज है। और नहीं तो मुझे याद है कि एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, चलिए बातें बाद में। और आप लाइक कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। और